बैक। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न वाला पार्ट। इसके पहले हमने क्या क्या ख़त्म कर लिया भाई। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है हमने ईएमटी वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने ऑप्टिक्स पढ़ा था, ऑप्टिक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये थर्ड पार्ट, अगर हम बात करें पूरे ट्वेल्थ की तो ट्वेल्थ तीन पार्टों में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट्स है भाई। तो ये पार्ट्स, पहला ईएमटी, दूसरा ऑप्टिक्स और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स, हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने चार्ज के बारे में पूरा पढ़ लिया है। और कहाँ पे पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में कहाँ, ईएमटी वाले सेक्शन में पूरे हमने चार्ज के बारे में, चार्ज को रोका, चार्ज को वी वेलोसिटी से मूव करा दिया, चार्ज को एक्सेलरेट करा दिया, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। फिर हमने ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कशन करा। उसी चैप्टर के लास्ट में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वहाँ पे हमने लाइट का बारे में डिस्कशन करा। फिर हमने ऑप्टिक्स में भी लाइट के बारे में डिस्कशन करा। ठीक है, तो अब हमारी बात यहाँ तक आ गई। तो अपन इसके आगे क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, मॉडर्न की भी बात करें तो मॉडर्न को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा। एक पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, दूसरा चैप्टर इसमें हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक, और तीसरा न्यूक्लियर। और ये खत्म होने के बाद एक और सप्लीमेंट्री समझो ऐसा कुछ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे लास्ट में। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करें हम भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हम स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पहले थोड़ी सी हम लाइट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फोटो समथिंग रिलेटेड टू लाइट जैसा दिख रहा है क्या, हाँ या ना। फोटो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी जैसा दिख रहा है, और इफेक्ट तो उसका असर। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में लोग बहुत क्यूरियस रहे। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिजिसिस्ट, जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। किसको लेके बेटा, लाइट को लेके। ये हमने डिस्कस कर लिया है क्या, तो हाँ भाई डिस्कस कर लिया है। लोग लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे, लाइट के नेचर को जानने के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी लाइट को लेके जो आई थी, न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन ने लाइट को क्या बोला था, कॉर्पस्क्यूल बोला था, पार्टिकल बोला था। क्या बोला था न्यूटन ने, लाइट को पार्टिकल बोल दिया। उन पार्टिकल का नाम उन्होंने क्या बोला, कॉर्पस्क्यूल्स बोला। क्लियर है। इसके हेल्प से इन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को समझा दिया। लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने बात करी थी ऑप्टिक्स में कि एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का भी लाइट का एक फेनोमेना होता है, जिसे न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे बढ़ें, दूसरी न्यूटन के साथ ही एक और थ्योरी आई, हाइजन वेव थ्योरी। इन्होंने लाइट को वेव बोल दिया। क्या बोला इन्होंने, वेव बोला। इससे इन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करा, लेकिन ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। मैक्सवेल आए, उसके बाद कौन आया, मैक्सवेल। इन्होंने लाइट को क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। इन्होंने भी लाइट को क्या बोला, वेव बोला, ईएम वेव बोला इन्होंने लाइट को। ठीक है, जिसके हेल्प से इन्होंने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर दिया। लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिडर करते हैं। ठीक है, हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि लाइट को हमने पोलराइजेशन के हेल्प से क्या प्रूव करा था कि लाइट क्या है, वेव है। कैसा वेव है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ये हमने डिस्कशन कर लिया था उसी समय, उन्हीं के काफ़ी टाइम बाद, उस समय नहीं उसके काफ़ी टाइम बाद। प्लैंक का नाम आपने सुना होगा, मैक्स प्लैंक। ठीक है, इन्होंने प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया। इन्होंने बोला कि लाइट जो होता है ना भाई, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इन्होंने लाइट को वापस क्या बोला, पार्टिकल। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटोन। क्या बोला, फोटोन। लाइट को इन्होंने क्या बोल दिया, फोटोन, जो एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। और इन्होंने बोला कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो E इक्वस टू एच न्यू होती है। कितनी होती है भाई, यहाँ से हम लाइट के एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये किसने बोला था, प्लैंक ने। प्लैंक ने क्या बोला था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। उन पार्टिकल्स को इन्होंने फोटोन बोल दिया। और ये फोटोन्स कि जो एक फोटोन की एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है। तो एन फोटोन्स है तो एन फोटोन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स एच न्यू हो जाएगी। क्या, हाँ या ना। ठीक है, तो अगर मान लो कोई लाइट वेव है जो 1000 फोटोन से मिलके बना हुआ है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1000 एच न्यू हो जाएगी। तो ये जो थे, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे काम कर रहे थे एक्चुअली। ये कहाँ पे काम कर रहे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे काम कर रहे थे। मतलब कोई ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशंस इमिट करे या एब्जॉर्ब करे, उस पर ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि वहाँ से जो लाइट निकल के आ रहा है रेडिएशंस के फॉर्म में, ठीक है, लाइट जो रेडिएशंस के फॉर्म में निकल के आ रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, एच न्यू के इक्वल है। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू के इक्वल है। अगर एन फोटोन से तो एन एच न्यू है। एच को इन्होंने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट। एच को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल सेकेंड।
हाँ या ना? बोलो भाई, हाँ या ना? बोल सकते हैं ना? ठीक है, तो यहाँ से हमने लाइट को देख लिया। फोटोन, लाइट की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू के इक्वल होती है। और एन फोटोन्स हो तो एन एच न्यू होती है। ये किसने बोला था? प्लैंक ने बोला था। प्लैंक के बाद अगली थ्योरी आती है। इसी वजह से हम इस चैप्टर को मॉडर्न बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है। क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है लाइट दोनों है, वेव भी है, पार्टिकल भी है। ये क्या बोलता है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट बोलता है लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल मतलब लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि लाइट किस तरह के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है? और इनके अकॉर्डिंग लाइट वेव की प्रॉपर्टी को भी शो करता है, और वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी को भी शो करता है। और पार्टिकल है तो पार्टिकल का जो मोमेंटम हो सकता है, पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इन्होंने बोला कि पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा बेटा वो h अपॉन लैम्डा होगा। कितना होगा? मोमेंटम p इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा होगा। क्लियर है? ये इन्होंने वहां से लिया। उसी समय एक और फेमस फिजिसिस्ट थे जिनको आप सभी जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने मास एनर्जी इक्विवेलेंस का एक रिलेशन दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी है, और वो किसके इक्वल होगा? एम सी स्क्वायर के इक्वल होगा। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? हमने क्या करा, इसमें हमने मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इन्होंने इसी इक्वेशन को, आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करा। इन्होंने दोनों को, इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या ये एम सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के इक्वल हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? बोलो भाई। तो एनर्जी को हम यहाँ से, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? सी है स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी है भाई। तो एम इंटू सी, पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर अपॉन एम लिख सकते हैं यहाँ से? हाँ या ना? लिख सकते हैं क्या? अगर पी को हम एच न्यू लिख दें तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं आगे फर्दर? ठीक है, देखो ये वाला जो डिस्कशन है ना, इसका डिस्कशन हम करेंगे आगे वाले सेक्शंस में। ठीक है, जब हम डी ब्रॉगली के बारे में और पढ़ेंगे, मैटर वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस आप इतना जानो कि मोमेंट, जो फोटोन होता है, फोटोन क्या कैरी करता है? मोमेंटम कैरी करता है, और फोटोन्स का मोमेंटम कितना होता है? एच अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़े हम? बोलो भाई, आगे बढ़े क्या? तो इसमें p क्या बता रहा है भाई? इस इक्वेशन में p मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है। ठीक है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ वेव है। और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। तो इन्होंने किसको, वेव को और पार्टिकल को, दोनों को रिलेट कर दिया। मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा? ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी होता है। और वेवलेंथ किसका प्रॉपर्टी होता है? वेव का। तो इन्होंने वेव प्रॉपर्टी को पार्टिकल के प्रॉपर्टी से रिलेट कर दिया। इन्होंने बोला कि अगर कोई एक फोटोन है, उसका मोमेंटम h अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक है, और फोटोन की जो एनर्जी होगी एच सी अपॉन लैम्डा, ये किसने बोला था? प्लैंक ने। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एनर्जी की हम अगर यूनिट के बारे में, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक और यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ। ठीक है, एनर्जी की एक और यूनिट होती है, आप सबने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितना है? एक इलेक्ट्रॉन को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपको ई पता है, ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है? पोटेंशियल। तो अगर ई और वी को हम देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम 1 वोल्ट की बात करें, 1 वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
रिलेशन मिल गया यहाँ से। ठीक है, हम इसे आगे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो एनर्जी होगा, आप मुझे बताओ, वेवलेंथ के करस जो एनर्जी कोई लाइट पोजेस करेगा वो क्या ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा या कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा? जूल के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होने वाला है। इस वजह से एक हमने एनर्जी का छोटा यूनिट कंसिडर करा यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए, जिससे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सबको? तो हमने क्या करा, एनर्जी को हमने लिखा था एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻13 4। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, आप सबको पता है। और वेवलेंथ लैम्डा। तो अगर हम इसे, ये एनर्जी किस यूनिट में होगी, जूल में आनी है, अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे भाई, क्या 1.6 टेन रेज़ टू पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे, 1 जूल इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा क्या यहाँ से, हाँ या ना। तो हमने क्या करा, इसे डिवाइड कर दिया। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये आता है 12400 डिवाइडेड बाय 12400। इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा 12400 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लैम्डा। 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, नैनोमीटर लिख सकते हैं क्या, सॉरी एंजेस्ट्रॉन लिख सकते हैं क्या। ठीक है, अगर एक जीरो को कैंसिल कर देते हो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो हमने एनर्जी को क्या लिख दिया, 12400 एंजेस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा को हम एंजेस्ट्रॉन में कंसिडर करें तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो किस यूनिट में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी क्या, हाँ या ना। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। जनरली जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इस वजह से हम वेवलेंथ को किस में कंसिडर करेंगे, नैनोमीटर या एंजेस्ट्रॉन में कंसिडर करेंगे। तो अगर वेवलेंथ अपने को किस यूनिट में गिवन हो, एंजेस्ट्रॉन में गिवन हो, उस कंडीशन में एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12400 अपॉन लैम्डा इन एंजेस्ट्रॉन नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अगर मान लो ये कितनी गिवन हो, किस यूनिट में गिवन हो, नैनोमीटर में गिवन हो, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या आपको, हाँ या ना। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी, क्या देखी कि लाइट फोटोन है, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है, E इक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल है। और हमने क्या देखा, लाइट पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। डी ब्रॉगली ने क्या करा, पार्टिकल और इसके बीच में रिलेशन दे दिया। वो रिलेशन क्या था, P इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। तो लाइट का एनर्जी कितना होता है, एच न्यू, और लाइट का मोमेंटम कितना होता है, एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या होता है बेटा, वेवलेंथ। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अब फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं तो फोटोन की कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। अगर ये समझ आ गया तो बाकी सब पल्ले पड़ जाना है फिर। ये सबसे इजी चैप्टर है बेटा, इससे इजी चैप्टर आपको पूरे 11th 12th में नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान से देख लो भाई, ये बहुत अच्छे मार्क्स, पूरा मॉडर्न वाला सेक्शन आपके बोर्ड में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट देख ले हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोटोन। फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोटोन जो होता है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। लाइट का स्पीड c यानी कि 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये ट्रेवल करता है। दूसरी पॉइंट बात करें तो रेस्ट मास ऑफ मोमेंट फोटोन इज जीरो। फोटोन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ फोटोन होता है जीरो। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन। फोटोन कंजर्वेशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब अगर फोटोन किसी के साथ इंटरेक्ट करता है तो जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कंजर्व्ड रहे, वो अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। यानी नंबर ऑफ फोटोन हम बोल सकते हैं कि कंजर्व्ड नहीं रहेगा, लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड रहनी है। ठीक है, ऑल द फोटोन ऑफ पार्टिकल, all the photon of particular frequency of wavelength possess the same energy irrespective of intensity of radiations। सारे फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी के या सेम वेवलेंथ के सेम एनर्जी पोज करेंगे, इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट होगा। यानी हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होनी है, क्या होनी है, एनर्जी होनी है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी क्या होती है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होगी। दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और लाइट की इंटेंसिटी के बारे में आगे चल के। लेकिन बस आप एक चीज़ जानो कि जो फोटोन्स की एनर्जी होती है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, हाँ या ना। क्लियर है, आगे बढ़े। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन क्रॉसिंग अ गिवन एरिया पर सेकेंड। अच्छा, इंटेंसिटी हमें ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है। इंटेंसिटी किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज कर रहे हैं। इसे आप याद रखेंगे, हाँ या ना। अब चलो भाई, इंटेंसिटी की बात कर ही रहे हैं तो इंटेंसिटी को यहीं डिफाइन कर दे क्या हम, बोलो भाई, कर ले क्या। इंटेंसिटी क्या होता है भाई, इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, हाँ या ना। अगर यहाँ से बात करें, आप मुझे बताएं इसका यूनिट क्या हो जाना है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है क्या, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा क्या, हाँ या ना। और एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम या वर्क डिवाइडेड बाय टाइम को हम पावर बोलते हैं क्या, क्या ये पावर अपॉन एरिया हो जाएगा, पावर रेडिएटेड बाय थ्रू यूनिट एरिया, हाँ या ना। तो इसकी एक और यूनिट यहाँ से वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो जाएगी क्या, हाँ या ना। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है भाई, तो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है।
इंटेंसिटी की और यूनिट क्या होती है? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, हाँ या ना? अब यहाँ पे अगर हम एनर्जी की बात कर लें, मान लो एन फोटोन्स किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। कितने फोटोन्स? एन फोटोन्स। तो टोटल एनर्जी कितनी इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है? एन एच न्यू। क्या एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है, तो एन फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एन एच न्यू, हाँ या ना? क्लियर है? डिवाइडेड बाई ए इंटू टी लिख सकते हैं भाई? तो हाँ, हमने लिख दिया। यहाँ पे हम नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को एक नया टर्म दे देते हैं, कैपिटल एन। तो इसे हम क्या कैपिटल एन एच न्यू लिख सकते हैं क्या? ये कैपिटल एन नंबर ऑफ फोटोन्स नहीं है, कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया या यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। क्लियर है? तो हमारा इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गया? कैपिटल एन एच न्यू के इक्वल। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, हाँ या ना? तो आप यहां से मुझे बताएं, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? क्या ये एन के प्रोपोर्शनल है क्या? तो हाँ भाई, एन के प्रोपोर्शनल है। एच क्या है? कांस्टेंट है। न्यू क्या है? किसी पार्टिकुलर लाइट के लिए हर लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फिक्स्ड होती है, तो वो भी फिक्स्ड है क्या? तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है भाई? अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे होंगे। किसी यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल रहे हैं यूनिट टाइम में, वो क्या इंक्रीज हो रहे होंगे, हाँ या ना? तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का क्या सेंस है? इंटेंसिटी इंक्रीज करना मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करना, क्योंकि एच और न्यू किसी पार्टिकुलर फोटोन के लिए, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन के लिए क्या होना है? कांस्टेंट होना है। तो इंटेंसिटी का कंसेप्ट क्या आपको क्लियर है? तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या नहीं बढ़ता? एनर्जी नहीं बढ़ता। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना? अब आ जाएं, एक क्वेश्चन देख लें। आपको क्वेश्चन में गिवन है अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी 1। इसकी इंटेंसिटी कितनी है? 1 है। तो हम आपको पूछा हुआ है टाइम कितना हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो मुझे बताओ, क्या हम टाइम टी को क्या लिख सकते हैं भाई? बोलो। टोटल एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? क्या हम एनर्जी को इस इक्वेशन से इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम लिख सकते हैं या नहीं? तो लिख सकते हैं भाई। हमने क्या लिख दिया? टोटल एनर्जी को इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम लिख दिया। हमें इंटेंसिटी कितनी गिवन है? 1 गिवन है क्या? तो इंटेंसिटी कितना गिवन है? 1। एरिया कितना गिवन है? ए। टाइम कितना गिवन है? a beam of light traveling lambda and intensity 1 fast now in unit area for clear surface find out number of photons incident on the surface। ठीक है, अगर हम इसे एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना होगा? एच सी अपॉन लैम्डा होगा क्या, हाँ या ना? तो ई कितना होना है? एच सी अपॉन लैम्डा। हमने ई की जगह कितना पुट कर दिया? इंटेंसिटी की जगह तो 1 पुट कर दिया। और हमें बताना है नंबर ऑफ फोटोन्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन्स, एन की वैल्यू बतानी है। तो आप मुझे बताएं यहाँ से डायरेक्ट, आप मुझे यहाँ से डायरेक्ट बताएं भाई, एन की वैल्यू कितनी होगी? इस इक्वेशन को अगर हम यूज़ कर लें तो क्या एन इक्वल्स टू आई इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एच न्यू होगा क्या, हाँ या ना? या फिर एच सी अपॉन लैम्डा होगा क्या? आई कितना गिवन है? 1। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? क्या एन की वैल्यू 1 को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू टी डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लैम्डा ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटोन्स ए लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एच सी के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, जो हमारा चैप्टर है भाई। हमने फोटोन के बारे में डिस्कशन कर लिया, फोटोन की इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन कर लिया, फोटोन की प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम बात करते हैं हमारा चैप्टर का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, वो इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन हमने पिछले आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन, जो किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन का किसके वजह से होता है? तो देखो, लाइट को अगर हमें किसी एटम के सरफेस से क्या करना है? किसी एटम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। 2-3 फिजिसिस्ट थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सबसे पहला हर्ट्ज नाम के एक फिजिसिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व करा कि मान लो कोई मेटल सरफेस है, क्या है? मेटल, कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, क्या करते हैं? लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो यहाँ से हमें स्पार्क्स देखने को मिला। उन्हें क्या देखने को मिला? स्पार्क्स। ठीक है,
ये किस वजह से हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन के इमिशन की वजह से। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व करा, जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहा है, हर लाइट नहीं, कोई पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट या पार्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट करे, तो ये हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मूविंग चार्ज को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं क्या? तो हमने क्या करा, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर दिया। क्या इंसिडेंट करा? लाइट। लाइट किससे मिलके बना है? फोटोन से, तो फोटोन को फोटो। और जब इसके ऊपर ये इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकलेगा, निकल सकता है, निकलेगा, ऐसा हम श्योर नहीं बोल सकते बेटा कि निकलेगा, निकल सकता है, आगे देखेंगे क्यों, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा, यानी फोटोन को इंसिडेंट करा, इससे वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, मान लो निकल गया, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूविंग है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है भाई? जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? क्लियर है क्या? जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, हर लाइट को नहीं, किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो उस सरफेस से क्या होता है? फोटोन्स इमिट होते हैं, फोटोन्स इमिट होते हैं, फोटोन्स बाहर निकलते हैं। और वो फोटोन्स अगर मान लो मूविंग है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है तो वो चार्ज कंस्टिट्यूट करेंगे, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इस पूरे फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को इमिशंस के बहुत सारे प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप सबको आगे वाले चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस करने वाले हैं। मान लो अपने को पता है कि सेंटर में कोई भी मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? एटम से। और एटम फर्दर किस चीज़ से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन से, सब एटॉमिक पार्टिकल। इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है क्या? और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है, हाँ या ना? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल नहीं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये चीज़ तो आपको पता है। जब हम लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करें, क्या करें? लाइट को इसके ऊपर हमने इंसिडेंट करा, मान लो एच न्यू एनर्जी है, एच न्यू वाले एनर्जी वाले फोटोन को जब हमने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करा, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, इसका एनर्जी इंक्रीज होगा, और ये लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहेगा, ठीक है। इसने एनर्जी गेन कर लिया, अब ये एनर्जी गेन करेगा तो इससे बाहर निकलेगा, ये इससे, इसकी एनर्जी अगर मान लो ज़्यादा हुई तो ये इस एटम से बाहर चला जाएगा या नहीं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमिशन। तो इमिशन के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस फोटोन के हेल्प से, दूसरा प्रोसेस, दूसरा मेथड जिससे हम, मान लो हम इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई कर दे, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि ये इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर में आपने पढ़ा था। तो अगर इतनी एनर्जी दे दे, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकल के भाग जाए, उतनी एनर्जी अगर दे दे, तो क्या हम फील्ड से भी इमिशन करा सकते हैं? तो एक होता है फोटो इमिशन, दूसरा होता है फील्ड इमिशन, और तीसरा एक और होता है थर्मल इमिशन। मान लो किसी एटम को हमने इतना हीट कर दिया कि उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? अपने ऑर्बिट में वाइब्रेट करने लगा, उसका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, वाइब्रेशनल एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा हो गई जो उसके बाइंडिंग एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा हो। हम आगे देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वहाँ से बाहर निकल के चला जाएगा, ठीक है। तो थर्मल इमिशन, इमिशन कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन सा? फोटो इमिशन, फील्ड इमिशन और थर्मल इमिशन, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फोटो इमिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन कैसे, किस मेथड से होना है? फोटोन्स के हेल्प से होना है। क्या होगा बेटा इसमें? अगर हम फोटोन्स को किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ले लेगा, और इस एनर्जी मिलने की वजह से ये इस एटम के ऑर्बिट से बाहर निकल सकता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम? इमिशन। क्लियर है? वही लिखा हुआ है, when light is incident on metal surface it was observed that electrons are ejected from metal surface sometime even where incredibly dim light such as the form of stars and distant galaxies incident on some light electrons not comes out। देखो, देखा गया ऐसा कि लाइट जब हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो लाइट क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। ये हमेशा नहीं होगा। क्या होगा? ऐसा हमेशा नहीं होगा। तो लोगों ने बोला भाई हमेशा क्यों नहीं होगा? अगर मान लो आप बोल रहे हो कि लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो उससे फोटोन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नहीं निकलेगा। अगर हमेशा निकलता, अच्छा मुझे बताओ, अगर हमेशा निकलता तो नॉर्मल सनलाइट आ रहा है,
ऐसा होता किसी मेटल को आप टच कर रहे होते, आपको इलेक्ट्रॉन्स फील हो रहा होता बाहर आता हुआ, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा कभी कभी होगा। क्यों होगा, इसके बारे में हम एटॉमिक में डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट से बाहर कैसे निकल के चला जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, अभी बस हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, उसके हेल्प से हम समझेंगे। ठीक है, यहां से हमें यह पता चला दिस शोज दैट इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। हमने अगर लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ा दी तो भी क्या हो रहा है, इमिशंस नहीं हो रहे हैं। तो हमने यहां से देखा कि जो लाइट है, अगर लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो भी इमिशंस नहीं बढ़ रहा है, मतलब इमिशंस इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। फोटोन नो मैटर इन नंबर ऑफ फोटोन्स आर वेरी लेस इन ए डीम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी सीन। ठीक है, अगर मान लो बहुत कम भी फोटोन्स को अगर इमिट कर रहे हैं तो भी कम इंटेंसिटी वाले लाइट भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी वाले भी, कोई कोई ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भी शो नहीं कर रहा था। ठीक है, लाइट अलग अलग वेवलेंथ होता है, ये आपको पता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आगे देख लें, ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वन इंसिडेंट फोटोन ऑन मेटल सर्फेस। अब हम एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। देखो, ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज होगा। ठीक है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है। पहली चीज, कितने कैसा इंटरेक्शन होना है, 1 to 1 इंटरेक्शन होना है। मतलब अगर मान लो कोई मेटल सरफेस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इससे एक बार में एक ही फोटोन टकराएगा। क्लियर है। अ फोटोन इज एन एनर्जी पैकेट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करते हैं। इस फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। कब होगा, जब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, पहली बात, तब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। दूसरा पॉइंट, फोटोन क्या होता है, एनर्जी पैकेट होता है जो एनर्जी कैरी करता है एच न्यू के इक्वल। ये जाके उससे टकरा के अपना कंप्लीट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देने वाला है। ठीक है, अगर ये एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन को कौन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन इसको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, हाँ या ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्टेड रख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन को अगर हम उतनी एनर्जी दे दें, उससे ज़्यादा एनर्जी दे दें जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, मान लो इसकी बाइंडिंग एनर्जी को हमने फाई से डिनोट कर दिया, जो प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अगर हमने एनर्जी ज़्यादा दे दिया इससे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो लोगों ने एक्सप्लेन इसे इस तरह से करा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को फोटोन के हेल्प से उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट कराएं और एक बार में एक ही फोटोन टकराएगा, अगर वो एनर्जी उसके बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से बाहर निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। क्या आपको क्लियर है। और जो मिनिमम एनर्जी होगी जो उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी इमिशंस के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है, लोगों ने इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी को, बाइंडिंग एनर्जी के मैक्सिमम वैल्यू को जिसके लिए इमिशंस हो, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर है, और ये वर्क फंक्शन भी एच न्यू नॉट के इक्वल होता है। म्यू नॉट को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को हमने फाई से डिनोट कर दिया। अगर हमने जो लाइट फोटोन इंसिडेंट करा, एनर्जी ऑफ फोटोन किससे ज़्यादा हो गया, ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी हो गया, तो हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अभी हम श्योरली नहीं बोलेंगे कि हमें देखने को मिलेगा ही, ऐसा क्यों, हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन्स क्या हो गई, ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट होगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन करा, वर्क फंक्शन। बाइंडिंग एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एनर्जी दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। अब बात कर लेते हैं हम वर्क फंक्शन की। फाई को हम लिखते हैं एच न्यू नॉट के इक्वल। म्यू नॉट क्या होगा, म्यू नॉट को हमने बोल दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मिनिमम वैल्यू, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की मिनिमम वैल्यू को हमने क्या बोला, वर्क फंक्शन। तो ये मुझे बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आनी है, क्या ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक
फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ डिफाइन कर दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसका लाइट अगर हम इंसिडेंट करें किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिल जाए, उसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स को उसके ऊपर इंसिडेंट करना पड़ेगा। और आप सबको पता है न्यू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा होता है क्या? हाँ या ना? अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा हो वेव में, तो वेव की अगर वेलोसिटी v है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो v इक्वल्स टू f लैम्डा होता है। हमने फ्रीक्वेंसी को यहाँ न्यू से डिनोट कर दिया। ये v क्या है भाई साहब? ये v वेलोसिटी है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है या नहीं? हाँ या ना? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है कि नहीं? वन अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं या नहीं? हाँ या ना? तो हमने लिखा v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, यहाँ से हमने f को क्या लिख दिया? v अपॉन लैम्डा। यहाँ पे v क्या है? c के इक्वल है, और लैम्डा लैम्डा नॉट के इक्वल है। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? अगर v को मिनिमम होना है तो लैम्डा नॉट क्या होगा? मैक्स। तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो वो क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना? अब यहां से कंक्लूजन ये निकला, वर्क फंक्शन के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करें तो द इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज ओनली डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन का इमिशन किसी भी मेटल सरफेस से किस चीज पे डिपेंड करता है? सिर्फ वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है। क्लियर है? दो चीजें। बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द मेटल इज इंडिपेंडेंट, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है? कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकलेंगे? इंटेंसिटी पे। हमने क्या करा? इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब ज्यादा फोटोन से स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एक बार में तो एक ही फोटोन स्ट्राइक, एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन का इंटरेक्शन हो सकता है। क्लियर है या नहीं? तो अगर हमने क्या करा, हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दिए। नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े तो क्या हो गया बेटा? नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बढ़ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बढ़ गए तो क्या बढ़ गया बेटा? करंट बढ़ गया। क्या बढ़ गया? करंट। तो अगर हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो क्या बढ़ गया? करंट बढ़ गया। तो इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज करा तो करंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? ये डार्क आई जो दिख रहा है ये करंट है, और जो ये आपको लाइट आई दिख रहा है ये क्या है? इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, फोटोन्स नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल विल नॉट नेसेसरली कॉज इमिशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकले। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, हमने उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन इमिट होने को ट्राई कर रहा है, इमिट हुआ नहीं, ट्राई कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आंखें होती हैं? क्या नहीं होती ना बेटा। तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है। आपने सेमीकंडक्टर में अगर आपको याद हो तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, किसी होल से भी टकरा सकता है, बाउंड्री से टकरा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हमने उसको ज्यादा एनर्जी दे दी तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा भी, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। तो हम ऐसा क्या बोल सकते हैं? ये प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई? एक प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना है। अगर हम एनर्जी ज़्यादा देते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा हो ही। क्लियर है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपना कंसेप्ट सबको क्लियर है बेटा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं, तीन मेजर फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लाइट को क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर है? वेव थ्योरी कंसिडर करके, क्लासिकल वेव थ्योरी कंसिडर करके लाइट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पहला, इंटेंसिटी की दिक्कत आती है। दूसरी, फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम आती है। तीसरा, टाइम डिले का प्रॉब्लम आता है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव कंसिडर करके क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ या ना? अब मुझे आप बताओ, वेव थ्योरी हमें यह बताता है कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ऑसिलेट करता है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा या नहीं? बोलो भाई। इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है तो लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं ना? अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, ठीक है, अगर ई की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो क्या ये ई नॉट होगा? हाँ या ना? अगर हम ई को इंक्रीज करते हैं तो ई नॉट क्या होगा? ये ई नॉट इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। ये एम्पलीट्यूड है। आप सबको पता है कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिलेटेड है। हाँ या ना?
बोलो भाई, आई इक्वस टू ए स्क्वायर होता है क्या, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वेव में आपने पढ़ा था। तो अगर हमने क्या करा, अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए, एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए तो ई नोट बढ़ना चाहिए, और ई नोट क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैरी करता है, एनर्जी कैरी करता है। तो अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर एनर्जी बढ़ गई तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाने पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हम लाइट को क्या वेव कंसिडर करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ या ना, पहले इंटेंसिटी की प्रॉब्लम आपको समझ आई क्या। अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो एनर्जी बढ़ा दी, अगर एनर्जी बढ़ा दी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। इस वजह से हम लाइट को वेव कंसिडर करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है क्या, आगे बढ़े बेटा। दूसरी प्रॉब्लम आई फ्रीक्वेंसी की। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाना चाहिए था, ठीक है। प्रोवाइडेड ओनली दैट द लाइट इज इंटेंस, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे ये इंडिपेंडेंट है उसकी एनर्जी वेव के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेव के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, तो इंटेंसिटी बढ़ा के ये काम हो जाना चाहिए था। वापस वही प्रॉब्लम आ गया क्या, इंटेंसिटी वाली। तो हम फ्रीक्वेंसी को, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए था वेव नेचर के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें हर सबके लिए देखने को नहीं मिला। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हम लाइट को वेव कंसिडर करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आगे थर्ड पॉइंट, टाइम डिले प्रॉब्लम, ठीक है। इफ द एनर्जी, अगर मान लो हमें पता है कि ये इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इसको हम एनर्जी देते हैं क्या वेव के फॉर्म में, तो क्या आपको पता है कि एनर्जी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाँ या ना। अगर मान लो किसी लाइट, कोई वेव है अगर किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो एनर्जी क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, क्या आपने पढ़ा था वेव में ऐसा, हाँ या ना। वही लिखा हुआ, इफ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द wave incident on the metal surface, the effective target area of the electron in the metal is limited and probably not much more than that of circle of diameter roughly equal to that of atom. इन द क्लासिकल थ्योरी, अगर हम वेव की क्लासिकल थ्योरी की बात करें, लाइट एनर्जी इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वेव फ्रंट, लाइट वेव फ्रंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दस इफ लाइट इज फीबल इनफ देयर शुड बी अ मेजरेबल टाइम लैग, क्या होना चाहिए था, टाइम लैग होना चाहिए था। अगर मान लो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होगा। मान लो इसके ऊपर लाइट आया, इसके पूरे सरफेस पे पहले स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होने में जो टाइम लगेगा तो टाइम लैग होना चाहिए था, लेकिन जो हमने एब्जॉर्ब करा, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आया धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो टाइम लैग प्रॉब्लम को भी ये रिजॉल्व नहीं करता है, हाँ या ना। आगे बढ़े भाई, अब बात कर ले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की, इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी ऊपर में कर लिया था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो उसे क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमने वर्क फंक्शन डिफाइन करा था, फाई इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई, वर्क फंक्शन या मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई प्लैंक कांस्टेंट एच, ठीक है। इसको हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, बोलो भाई। क्या हम फाई को एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, एच सी डिवाइडेड बाई फाई के इक्वल आएगा या नहीं, हाँ या ना। तो लैम्डा मैक्स को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और फाई मीन को क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं इस चैप्टर का, जो है आइंस्टाइन रिलेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब आ गए भाई, इन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसके लिए आइंस्टाइन को, ये 1905 में आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करते हुए ये इक्वेशन दिया था, जिसके लिए 1912 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था बेटा। इसके लिए दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही दिया गया था। उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके लिए नहीं दिया गया, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अभी तक हमने नहीं ढूंढ ही नहीं पाए अभी तक, जीटीआर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, इस वजह से लोगों ने क्या करा, इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया। किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इन्होंने थ्योरी दी उसके लिए। आइंस्टाइन ने इस पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा बहुत क्लियरली। इन्होंने बोला कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहला प्रोबेबिलिस्टिक फेनोमेना है,
पहली बात। दूसरा, ये तभी होगा जब हम उसके ऊपर जो एनर्जी इंसिडेंट करें वो एनर्जी किससे ज़्यादा हो जाए, वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो जाए। तो आइंस्टाइन सजेस्टेड दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एच न्यू ग्रेटर देन 5 विच इज मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल व्हेन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग इन टू पार्ट्स। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो एनर्जी हम इस एच न्यू एनर्जी मान लो इस फोटोन के पास है, ठीक है, फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी है, इस फोटोन का इंटरेक्शन इसके साथ कैसा हुआ, वन वन इंटरेक्शन हुआ। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो फोटोन्स आके इसके एक इलेक्ट्रॉन से एक ही बार टकरा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में ये फोटोन अपनी पूरी एनर्जी इसे दे देगा। पहली बात, जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने लिया ना, इस एनर्जी का दो जगह यूज होगा। पहला, इसका बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में, जो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच कर रखा होगा, ठीक है, उसको ब्रेक करने में। तो जो एनर्जी एच न्यू हम इसे प्रोवाइड करेंगे वो पहला किस चीज में यूज होगा, इसके बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में। और दूसरा, इससे ज्यादा एनर्जी होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्या होगा, भागेगा। अगर भाग रहा है तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये क्या काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आइंस्टाइन ने बोला कि जो एनर्जी हम किसी इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो दो पार्ट में यूटिलाइज होता है। पहला पार्ट एब्जॉर्ब होता है उसके वर्क फंक्शन को बैलेंस करने के लिए। अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब फोटोन इज यूज्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वर्क डन इन कमिंग आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस एज वर्क फंक्शन की तरह यूज हो जाता है। दूसरा, इन्होंने बोला कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फोटोन एनर्जी विल बी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा किस चीज के लिए यूज होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि एनर्जी सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना, बोलो भाई, क्या यही इक्वेशन होगा। तो हमने क्या करा, जो एनर्जी सप्लाई करा वो दो पार्ट में यूज हुआ, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ये क्या था, एच न्यू था क्या, एनर्जी सप्लाइड, और वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट था क्या, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहां से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, कितनी होगी बेटा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होगी क्या। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं भाई, एच कॉमन ले लिया, म्यू माइनस म्यू नॉट लिख सकते हैं क्या। इसे हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स को एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। यही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर आए, ये मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से बाहर आ रहा था, तब तक एक दूसरा मेटल यहाँ पे एक और एटम मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा, इसके पास आंखें है नहीं, ये इससे टकरा गया, क्या हो गया, टकरा गया। अब डिपेंड करता है कि उसके साथ उसका कोलिजन कैसा हुआ, ऐसा टकराया कि कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया मोमेंटम और बाकी एनर्जी लेके निकल गया, तो ये क्या, इसकी एनर्जी घट जाएगी। तो हाँ भाई, घट जाएगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये आप याद रखेंगे, हाँ या ना। क्या आपको ये पार्ट समझ में आ गया। तो आइंस्टाइन रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर हम फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं, जो ई एनर्जी कैरी करता है वो दो पार्ट में यूज होगा। पहला वर्क फंक्शन एज अ वर्क फंक्शन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होगा। क्लियर है क्या, हाँ या ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। वी कितना हो जाएगा बोलो भाई, एच सी अपॉन 2hc, ये इधर का 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया m रूट अंडर 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये क्या हो गया भाई, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई, उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई। क्लियर है क्या। अब थोड़े से ग्राफ के बारे में बात कर लें हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी की। तो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच टाइम्स म्यू माइनस म्यू नॉट, या एफ माइनस एफ नॉट भी लिख सकते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, हाँ या ना। जैसे जैसे म्यू को बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला स्लोप आएगा क्या। इसे हम अगर ऐसे भी लिखें, एच के ई इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, तो क्या ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी वाला फॉर्मेट है या नहीं है, बोलो भाई। अगर इसे हम कंपेयर करें, एक एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ले ले, दूसरे एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ले लें, तो क्या यही फॉर्मेट बनेगा या नहीं बनेगा।
ठीक है, और इसका स्लोप किसके इक्वल होगा? क्या इसका स्लोप एच के इक्वल होगा? हाँ या ना? और इसका इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। अगर मान लो दो अलग अलग मेटल है, उसके लिए अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या ये W1 के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ या ना? बोलो भाई। और दोनों का लेकिन एक चीज कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होने वाला है? स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। और किसके इक्वल होगा? एच के इक्वल होगा क्या? हाँ या ना? सिमिलरली वेवलेंथ का भी अपन बना सकते हैं, वन अपॉन वेवलेंथ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। इसका स्लोप एच अपॉन सी के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन में। स्लोप और डिक्रीज हो जाना है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया भाई अपना काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कर्व। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फोटोन्स ऑफ इफेक्ट सर्टेन मेटल इज दिस मच, फाइंड द वर्क फंक्शन। अपने को क्या पता है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटो सर्टेन मेटल इज दिस मच। एंजेस्ट्रॉन है, एंजेस्ट्रॉन में किस चीज़ को मेजर करते हैं? वेवलेंथ को मेजर करते हैं। क्या हमको हमें पता है फाई किसके इक्वल होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। अपने को क्या गिवन है? लैम्डा गिवन है एंजेस्ट्रॉन में। अभी हमने देखा था एच सी की वैल्यू कितने लेते हैं। अगर एंजेस्ट्रॉन में गिवन हो तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2750। क्या आप इसे सॉल्व कर लेंगे? ये इसका वर्क फंक्शन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हमने एनर्जी, अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है किस कंडीशन में भाई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एनर्जी गिवन है क्या? किस एनर्जी का फोटोन इमिट हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है? 1800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है क्या? हाँ, आगे चल के गिवन है। इसने स्टार्टिंग में नहीं दिया, इसने दिया कि कोई मेटल है जिसका जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2750 है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हम लाइट इंसिडेंट करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 1800 एंजेस्ट्रॉन। 1800 एंजेस्ट्रॉन ये इंसिडेंट है। और लैम्डा नॉट कितना है भाई? 2750 है। तो हमने पहले वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से अपना वर्क फंक्शन कितना आ गया? 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ या ना? एक फोटोन की अगर एनर्जी की बात करें तो क्या ये एच अपॉन लैम्डा होगा? हमने पुट कर दिया 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या ई माइनस फाइव होता है? तो 6.9 माइनस 4.2 2.38 हो जाएगा। अभी हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखा था कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी यहाँ से 2 अपॉन एम इंटू के ई मैक्स हो जाएगा क्या? रूट अंडर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी बता सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़े क्या? ठीक है, एक और क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे आपको मोमेंटम पूछ रहा है। तो मोमेंटम और इसका रिलेशन हमने स्टार्टिंग में ही डिराइव कर लिया था। आपको अगर याद हो तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आ रहा था क्या? बोलो भाई। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ या ना? हमने क्या करा? एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। हाँ या ना? बोलो। अब यहाँ से एम इंटू वी को पी लिख सकते हैं। पी डिवाइडेड बाई 2m इक्वस टू के। पी नहीं, पी का स्क्वायर। तो क्या हम पी को यहाँ से 2m के ई लिख सकते हैं या नहीं? तो यहाँ से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो तो क्या हम मोमेंटम बता सकते हैं? तो हाँ भाई, मोमेंटम हम बता सकते हैं। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। तो अगर कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी फोटोन की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है क्या? तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, यहाँ से इसमें पुट कर दिया। क्या यही चेंज इन मोमेंटम इंपल्स होगा? तो इंपल्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। क्लियर है? हाँ या ना? यहाँ तक अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आधा पार्ट हो जाता है बेटा ख़त्म। अब इन चीज़ों को थोड़े एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल इसका ऑब्जर्वेशन रह गया है। जो किसने करा था भाई? हर्ट्ज ने करा था। हर्ट्ज ने ऑब्जर्व करा था और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंटली इसे एक्सप्लेन करा था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्या? एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय लेनार्ड। और एक छोटा सा टॉपिक और बच जाएगा, मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने कुछ और भी बोला था भाई। उसने तो पहले ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस को तो बताया ही, उसके साथ साथ एक और चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करा था। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और पीछे वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें। हमने कंप्लीट एनसीईआरटी कवर की है, मोर देन एनसीईआरटी कवर करा है बेटा। इससे बाहर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। और एक कोर्स अपना स्टार्ट होने वाला है बेटा। अगर आपको 2 महीने में नीट की कंप्लीट रिवीजन करनी है तो हम 2 मंथ में आपको 10 फेब से लेके आ रहे हैं आपके सामने। एक एक बच्चे को बेटा पकड़ के पढ़ाने वाले हैं एकदम बिल्कुल।
उसे के अगर मान लो वो क्लास अटेंड नहीं करता है तो उसके घर पे अपन कॉल करके उसे बोलेंगे। ठीक है, अपने को पता चल जाने वाला है सिस्टम में कौन आ रहा है, तो हम जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं ना बेटा, तो उन्हें भी पकड़ के पढ़ाने वाले हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें, आप कोर्स अगर परचेज करना चाहें तो हमारे साइट पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहाँ जाके देखें, अगर एक दो दिन आप डेमो भी लेके देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जाइए बेटा अभी रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज 1 रुपये है बस बेटा, मनली वन। आजकल 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता यार, आपको डेमो मिल रहा है यहाँ। तो आप जाके ज़रूर डेमो देखें वहाँ पे। अगर नीट जेई दोनों के लिए अपन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं तो आप यहाँ आएँ, आके देखें और मुझे बताएं बेटा कैसी लगी। आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।